अच्छा सुनील भाई, मैं सोच रहा था कि जब भी आप मेरे शो में आएंगे ना, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये गाड़ियों का शौक आपके खून में था या डिंकियां चला चला के पैदा हुआ? नहीं जुनैद भाई, खून में शामिल था क्या मतलब? मेरा कोई शोरूम पानीपत में था। गुस्सा उसको ज्यादा आ रहा है, तो तब हम कहते हैं कि इसके साथ कोई मसला चल रहा है। हाय मैं सदके जाऊं अपनी अम्मा के, दूसरों को ठगने में कितनी अपडेटेड है तुझे ये भी पता है? 500 गाड़ी है। दूसरों को ठगने में नहीं, लड़की दी है अपनी लड़की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम फ़िक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो अक्सर दरवाज़ों के पीछे छुपा रहता है। नशे की लत, ज़हनी सेहत और उनके पीछे खामोश कहानियों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात मलाइका तारिक। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम मलाइका तारिक की बातों की तरफ चलें, हम आपको लिए चलेंगे गाड़ियों से मुंसलिक, बल्कि जब भी आपके जहन में गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त का ख्याल आता है तो जो पहला नाम आपके जहन में आता है वो है सुनील मंज। अच्छा सुनील भाई, मैं सोच रहा था कि जब भी आप मेरे शो में आएंगे ना, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये गाड़ियों का शौक आपके खून में था या डिंकियां चला चला के पैदा हुआ? नहीं जुनैद भाई, खून में शामिल था क्या मतलब? मेरा कोई शोरूम पानीपत में था। जुनैद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका मोक मेडल वेरिएंट क्या है? ये मॉडल वेरिएंट क्या मतलब? मैं बहुत मेक मॉडल वेरिएंट होता है। एक्चुअली मैं बहुत गया हूँ ना, पहली दफ़ा कर रहे हैं सुनील मंज, और मैं इसके हक में भी नहीं था, लेकिन आप बज़िद थे कि यार ये करना है। लेकिन अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर तो दिया है। अब देखते हैं कि पावर डिसीजन क्या होगा परचेज़ का। परचेज़ डिसीजन पावर, अब वैसे परचेज़ से याद आया, आपका परचेज़ डिसीजन पावर क्या होता है? मतलब अब लाइक जब ग्रोसरी करने जाते हैं, ग्रोसरी पे आपका क्या पावर डिसीजन होता है? मतलब महीने का राशन लेना है आपने या हफ्ते का लेना जो है? चीज़ सस्ती मिले उठा लो। देखिए जी, मेरा तो ये ख्याल है कि ग्रोसरी करने के लिए महीने की तारीख देखना बहुत जरूरी है। अब जब स्टार्ट होता है महीने का, तो वही करीम आप ट्रॉलियां भर भर के ला भी रहे होते हैं और लगा भी रहे होते हैं। जब महीने का एंड चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं? ट्यूब खोलते हैं, हल्की सी लगाते हैं और ऐसे करके रख देते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी खरीदने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? गाड़ी खरीदने का परचेज डिसीजन मैं हर बार कहता हूँ कि अब जो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार सबसे बेस्ट वक्त होता है जब आपके अकाउंट में पैसे हों। आहा, दुरुस्त जवाब। और अगर पैसे हो ही ना तो आपकी जुर्रत कैसे हुई ये सवाल करने की? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? जहेज में आने वाली। अच्छा, मेरा इब्तदाई सवाल ये था कि ये शौक आपको पैदा कैसे हुआ, गाड़ियों की तरफ कैसे आ गए? जी, ये शौक मुझे जुनैद भाई, मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बकर मंडी गया था बकरा ईद के सीज़न में। अच्छा। तो वहाँ पे हमने देखा, तो मैं चूँकि वहाँ पे बकरे अनवा शाम के थे, तो मुझे हाँ हाँ। बड़ा लगाव था बकरों के साथ। बकरे जो अटकेलियाँ करते थे, जो हरकतें करते थे, वो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करती थी। अच्छा। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि बकरों की आवाज़ भी निकाल लेता हूँ। अच्छा। वाह वाह। ये जो आखिरी वाले बकरे की मैंने आवाज़ निकाल के दिखाई, ये 22 कैरेट की महंगी करता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। आहा, वाह भाई वाह। और इसकी खासियत ये है कि ये टिक से खुलता है, इसकी फ्रंट लाइट पे कंपनी ने डोर लगा दी है। सर, आप बकर मंडी की बात बता रहे थे, क्या हो गया आप? हाँ, जब वहाँ पे भाव ताम कर रहे थे बकरा खरीदने का, क्योंकि परचेज डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा एक मोमेंट होता है कि वहाँ पे आपने एग्जैक्ट फौरी तौर पे एक फ्रीक्वेंटली डिसीजन लेना होता है। यही तो सुनील मंज है। ऐसे तो नहीं सुनील मंज बन गया। नहीं, ये तो जुनैद भाई आपकी जौहर शनासी है। तो बकरा जब हम खरीदने गए, वहाँ पे 2 बकरे मुझे नजर आए। उनका फ्रंट लाइन बहुत अच्छा था, स्क्रीन अच्छी थी, उसका डिग्गी पेंट नहीं थी, बोनट ठीक था, 2 पीस टच थे बस। बाकी मैंने उसकी जो टेल लाइट देखी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसका जो इंजन था डायनामो के अंदर ही था, डायनामो सेल्फ के अंदर था। अच्छा। सेंट्रल लॉकिंग बिल्कुल चौकस थी। टेल लाइट्स काम नहीं कर रही थी, बट ये है कि वेरिएशंस उसकी बड़ी अच्छी थी। और यही एक लेमैन पावर डिसीजन देखता है जब वो डिसीजन ले रहा होता है एक बकरा खरीदते हुए। मुझे जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि उसकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी थी। बकरों की फ्यूल एवरेज क्या मतलब? वो दोनों बकरे 3 किलो लूसन में 5 किलोमीटर करते थे। और यही मुझे अदा उसकी पसंद आई। तो मैंने कहा क्या रेट लगाएगा, मैं सीरियस बायर हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, क्या है तेरी डिमांड, क्या है? तो आगे से कहता है 1,65,000। मैंने कहा चल बे, 1,65,000 में तो खैबर आ जाती है। तो उसने आगे से पता है क्या कहा? क्या? जा फिर खैबर कोई छुरी फेर ले। तो वहां से मेरे माइंड में क्लिक किया ये अच्छा बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस करना चाहिए, और गाड़ियां मेरा इश्क भी हैं।
पहला इश्क मेरा गाड़ी है, दूसरा इश्क भी गाड़ी है। जैसे जैसे करके मुझे शौक था, आई भी थी, मैंने परचेज कर लिए दोनों बकरे। और सबसे मुझे फ़ायदा जो मिला जिस बात पे, वो 1,65,000 तो अलग दिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले से हुई हुई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सी गाड़ी चला चुके हैं? देखिए, फंडामेंटल तौर पे आपका सवाल ही गलत है। गाड़ी को चलाते नहीं है, गाड़ी को देखते हैं, उसमें बैठते हैं, हाय। उसको एंजॉय करते हैं। मुझे आहा। गाड़ियों से चूंकि इश्क है, मैं आहा। गाड़ियों से अक्सर बातें करता हूँ। ओह, आप हाँ यकीन जाने, जब मेरी सुबह होती है, मैं जब गाड़ियां धो रहा होता हूँ तो हाँ, ये भी मैंने सुना है कि आप गाड़ियां चलाने से ज्यादा गाड़ियों को धो के एंजॉय करते हैं। दरअसल मैं नहीं धोता, एक्चुअल तो पानी धोता है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ अपने हाथ से। मैं सारी पंप हाँ। सारा मेरा, अब चूंकि मेरे इदारे का सारा सामान मेरे पास मौजूद होता है, हाँ और पर्पस क्लीनर भी होता है। हाँ, ये मैंने देखा है कि आप अपने हर इंटरव्यू में पाक व्हील्स की जो बाय प्रोडक्ट्स कहना चाहिए, उनकी भी आप एडवर्टाइजमेंट खूब बातों बातों में कर जाते हैं। जाहिर सी बात है, 2012 से जुनैद भाई हम लगे हुए हैं, और 2012 के बाद अगर हम लोग 2026 में अगर हम इसका फायदा ना उठाए, फ्रूटफुल ना हो ये हमारे लिए, तो फिर लानत है ऐसे बिजनेस पे। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप सुबह उठ के जब गाड़ियां धोते हैं तो गाड़ियों से बातें करते हैं। बातें वाह, करते क्या खूबसूरत आइडिया। क्या तो मुझे- बातें होती हैं? बातें यही होती हैं। मुझे याद पड़ता है, जब मैं सुबह गाड़ी धो रहा था तो रात के दुखड़े अपनी गाड़ियां सुना रही होती हैं। है। लाइक ग्रैंडी मुझे कहती है, सुनील भाई आपको पता है मुझे फॉर्च्यूनर डशकरे ने रात को टक्कर मारी है। जुनैद भाई, ये एक अलग ही दुनिया है। अभी परसों चौथ की बात है, मैं अपनी मर्सिडीज को धो रहा था, हाँ। तो धोते धोते मुझे उसने कहा, सुनील भाई बात सुने। मैंने कहा, हाँ मरसू क्या है? ये क्या बात की है। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि सुनील मान जाए, अगर सुनील मान जाए तो खामखा नहीं है। जुनैद जरा भाई- अंदाजा करें ना आप, सुने तो सही बिल्कुल कि बिल्कुल। मर्सिडीज को मरसू। मरसू कहना। मरसू मरसू। हाय। जुनैद भाई, वैसे जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, या तो मैं बेवकूफ़ या आप हैं। नहीं नहीं, वाकई नहीं, मुझे, I'm feeling मैं एडोर awkward. कर, ओ खुदा का नाम ले, इतने प्यार से गाड़ी को बुलाना। हाँ। मरसू, इधर आओ। हाय हाय मरसू। नहीं, आप जिस तरह मरसू कह रहे हैं, ये बिलावल वाला मरसू लगता है, लाइक मरसू मरसू सिंधा डेसू। ये वो वाला नहीं है, दूसरा मरसू है। तो मुझे बुलाया, मेरे कान में उसने हाँ। एक बात की, क्या? मर्सिडीज ने आपके कान में कहा। मेरे कान में कहा रात, मुझे कहती है, सुनील भाई आपको पता है लाल वाली BMW रात को लेट नाइट क्रूजर के साथ निकली है, 2 घंटे बाद आई है। इस पे नजर रखें, किसी दिन ऐसा ना हो कि रंग काला करा के आ जाए। अच्छा, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरा आइडिया है, रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ, जो मेरे जितने भी टोयोटा है ना, वो सारे नॉटी हैं, शरारती हैं। मतलब आप देखें, मेहरान उससे तंग है, मेहरान तो कोने में सुकड़ के बैठी हुई होती है। मैं कभी भी उसके पीछे फॉर्च्यूनर खड़ा नहीं करता। अच्छा, ये बताएं कि एक आम इंसान को गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जुनैद भाई, लेमैन के पास हमारे मुल्क में परचेजिंग पावर पहले तो बिल्कुल नहीं। अगर वो परचेजिंग डिसीजन कर ही लेता है तो उसको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, वो जिस गाड़ी को देखने जा रहा है उसका बॉनट चेक करे, डिग्गी चेक करे, सारी सीटें खुलवा के बाहर निकलवा ले, बॉनट खुलवा ले, साइड के दरवाजे खुलवा ले, स्टपनियाँ खुलवा ले, अच्छा इंजन बाहर निकाल के फेंक दे। अच्छा। उसके बाद वो चेक करे कि हाँ यार, अच्छी चीज़ है। अगर सौदा फिर भी नहीं होता, फड्डा बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये कि जिस शोरूम से वो गाड़ी निकली थी और जिस रोड पे 4 लोगों ने उसको चलते हुए देखा था, या जिस एक्साइज दफ्तर में उसने टोकन दिया था जिस हाँ। अफसर ने, और जिस सिग्नल पे 2 खुसरे आपको मिले थे उस गाड़ी को देखते हुए, वो सारे लोग अपने साथ आप लेके जाएं। वहाँ फड्डा होता है तो ये सारी फौज और जफर मौज आपके काम आएगी, आपके फड्डे में आपकी हेल्प करेगी। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने इलाके का कोई एक आध सुनील मंच जरूर लेके जाएं जिसको दुनिया जहान का सब पता हो। ऐसे हर इलाके में एक सुनील मंच होता है। अच्छा, ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं, इसमें से किसको रिकमेंड करेंगे? गाड़ियों की भरमार हो गई है। लाइक जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मियां आ गई और पित्त निकल आई है, इस तरह गाड़ियां निकल आई हैं। अब देखें, टैंक, तोप, मिसाइल, बजूका, ग्रेनेड, अनार वाला बम, हाँ। लाइक कुछ भी नहीं रह गया, सब आ गया है ऑलमोस्ट। आजकल की शोरूम ना हुए मैदान जंग हो गए। आप देखें, हर शोरूम के अंदर इतना सारा मवाद खड़ा है। अच्छा, आप लम्स के ग्रेजुएट है, आप मुझे ये बताएं कि आपको वहाँ पे एडमिशन कैसे मिला? देखिए, लम्स की जहाँ तक कहानी आपने पूछी, लम्स की बहुत लंबी कहानी है, एक स्टोरी है। ये क्या कर रहे हैं आप? जुनैद भाई, आपको पता है मैं नानो घर आया हूँ। देखिए, लम्स का जो आपने स्टोरी सुनी, बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टोरी है, और हर एक की लाइफ में एक स्टोरी होती है। तो मेरी लाइफ की भी एक स्टोरी है। तो लाइक मैं लम्स में जब एडमिशन लेने गया तो बड़ा उन्होंने पहले हकीर ने गाँव से देखा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें बताता हूँ मैं। बाहर उनकी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने एक एक गाड़ी धो के, चमका के, लश्कारे मार के मैंने कर दी। मैंने कहा अब देखो प्रोफेसर साहब दाद देते हैं कि नहीं इस बात पे। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेहनती बच्चा है, थोड़ा एंथुजियास्ट है, कार लवर है, लवर है। तो सारी गाड़ियां चमका के मैं जब अंदर गया तो मैंने कहा लो हुण मंच साहब ने दाखला दो। दाखला फिर भी नहीं दिया। मैंने जो गाड़ियां चमकाई हुई थी, चाबी मेरे हाथ में थी, मैंने सारी गाड़ियों पे चिरीटे मार दी।
और जो डीन था उसके पास फॉक्सी थी रेड कलर की, मुझे आज भी याद पड़ता है। मैंने उसके ना दरवाजे पे मैंने ये लिख दिया कि आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा मलाइका, ये बताइएगा कि ये परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेगम, नहीं सॉरी, पहली 3 चीजें, पहले यही चीज पहले ये आखिरी चीज पहले, अच्छा चलें, ये जो परेशानी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनमें बहुत मामूली फर्क है, थिन लाइन है बहुत ज्यादा। एक आम आदमी को तो समझ नहीं आएगा ना, घर में बैठे हुए को, कि मैं एंजाइटी का शिकार हूँ, डिप्रेशन हो गया है मुझे, तो आप तक जाने की जो सकत नहीं रखता माली तौर पे, वो घर में कैसे अंदाजा लगाए कि वो किस चीज का शिकार है, एंजाइटी या डिप्रेशन है, ये सिर्फ परेशानी है? मेरे ख्याल से तो वो आते ही नहीं है डॉक्टर्स के पास, मुझे लगता है वहां तक आने में उनको माली तो दूर, मेरे ख्याल से और भी बड़े मसले आते हैं। पहले उनको ये सुनना पड़ता है कि ये पागल हो गया है, या फिर इस पे कुछ जादू हो गया, ऐसे भी बड़े मसले आते हैं कि इस पे जादू हुआ है, ये सारा दिन थका थका रहता है, उदास रहता है, इस पे कुछ जादू हो गया, कुछ जिन्न आ गया, मेरे ख्याल से इस तरह के बड़े मसले आते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले फैमिली को जरूरत है कि इस चीज को खत्म करें अपनी। नहीं, फैमिली में कैसे इस बात को समझा जाए कि देयर इज समथिंग सीरियस? देखिए, अगर बंदे में मसला आ रहा है, वो थका है, परेशान है, वो बता रहा है कि मुझे, मेरे साथ कोई मसले चल रहे हैं, तो उसको सीरियस लें, उसको समझा जाए, कम से कम बैठ के। अगर आप लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए? लोग कहेंगे, घर वाले कहेंगे आप परेशान है आजकल, बस इतना कहेंगे, घर वाले कहने काम तो नहीं जाना चाहता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिप्रेशन है या ये एंजाइटी? आप देखें ना, एक बंदे की रूटीन, आपके घर में एक बंदा रहता है, आपको नहीं पता वो कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है। अगर उसकी रूटीन नॉर्मल से ख़राब चल रही है, खाने पीने की, सोने उठने की, गुस्सा उसको ज़्यादा आ रहा है, तो तब हम कहते हैं कि इसके साथ कोई मसला चल रहा है, वाकई मसला है। हम उसको कह देते हैं ये तो सुस्त हो गया है, या फिर इसके अंदर लापरवाही आ गई है, ये नहीं कोई कामचोर हो गया है, लेकिन उसको समझना चाहिए उस टाइम पे। और डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए? वो कौन सा सिम्टम है जो मतलब उस पर रेड फ्लैग है कि यार नहीं, अब देयर इज समथिंग सीरियस? कैसे पता नॉर्मली चले? तो जब आते हैं वो उस स्टेज पे लेके आते हैं कि बंदा जब मरने वाला है, फिर लेके आते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आपको लग रहा है आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, गुस्सा बढ़ गया, दवाई नहीं खा रहा आपका मरीज, रूटीन में अगर मसले उसको आना शुरू हो गए, उसके रवैये में तब्दीलियां आना शुरू हो गई, तो उसके बाद उसको ले जाए साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास, कि उसका इलाज शुरू कर सके कि क्यों मसले आ रहे हैं। एक दफ़ा असेसमेंट हो जाती है, फिर पता चलता है ना कि मसले इस वजह से आ रहे हैं, ये उसकी लाइफ में मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है आजकल। नहीं, अगर एटीट्यूड में थोड़ी सी तब्दीली ही सिम्टम है, तो बीवियां तो हमें रोजाना जो है शौहरों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। ये फिर एक अलग मसला है वो। अच्छा मलाइका, आप रिहैब सेंटर भी चला रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं सेंटर नहीं, सेंटर्स चला रही हैं, और सेंटर्स इससे पहले चला कई कामयाबी के साथ चला चुकी हैं। अब मैं सेंटर बेसिकली चला नहीं हूं, मैं आप काम करती हैं, बिल्कुल वो वहाँ तो पे चला ही रही हैं ना, ज़ाहिर है ऐसे ही है काम फिर। करती हैं तो चला ही रही हैं ना, जी। या रोक रही हैं वहाँ पे आप? नहीं अभी तक तो चल रहा है। हाँ, अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, एंजाइटी या डिप्रेशन में वो स्टेज कब आती है कि इस बंदे को अब रिहैब सेंटर लेके जाने की जरूरत है? जब हमें महसूस होता है कि आपका हाँ। मरीज जब दवाई खाना छोड़ गया है, दूसरा वो खुदकुशी के ख्यालात बड़े आते हैं, आपको पता है, हाँ। डिप्रेशन में, परेशानी में, जिंदगी खत्म कर दें। अब घर पे उस तरह से नजर नहीं रखी जा सकती, वो कमरे में बंद करके कुछ कर ले, ठीक है, गुस्सा बड़ा ज्यादा आ रहा है, वो किसी और को मार दे, नुकसान पहुंचा दे। हाँ। आपको पता है बहुत सारे मसाइल में ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को मार देते हैं, गुस्से में आके, आपने कई दफा न्यूज ऐसे सुनी होगी कि पूरा खानदान मार दिया उन्होंने, डिप्रेशन में आके माँ ने बच्चों को कत्ल कर दिया है। तो अब देखिए क्यों होता है, इस स्टेज पे हम कहते हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत है। अच्छा, ये जो हमारी नई जनरेशन है, और चलें उसमें हम स्टूडेंट्स भी शामिल कर लेते हैं, उनकी जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो खौफनाक मसला पिछले 2-4 बरसों, बल्कि पिछले कुछ सालों से सामने आया है, वो ड्रग्स है। हाँ। बहुत बहुत ज्यादा। खौफनाक हद तक। ऐसे ही है। तो ये दोनों आपस में मिली हुई बातें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और ड्रग्स, या बच्चे जो है शौक में कर रहे हैं? इसमें दोनों चीजें आती हैं, शौक में भी शुरू करते हैं, कुछ डिप्रेशन में भी आके शुरू करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा लो स्टेज पे हो जाते हैं तब भी वो नशे की तरफ आते हैं, या ये कि बहुत ज्यादा खुशी में भी नशे की तरफ जाते हैं। कोई पार्टी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें ये कि ड्रग्स जरूरी हिस्सा बन गया आजकल। तो दूसरा ये कि देख देख के बच्चे सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा है जो हीरो है वो ड्रग्स कर रहा है, ओए होए, मैंने भी करना है, मैंने उसको एक दफा एक्सपीरियंस करना है, उस पर वीडियो बनानी है। ओए। आजकल आपको पता है जैसे ट्रेंड है वीडियोस बना बना के अपलोड करनी है, तो मैंने एक दफा ड्रग करते वो जो स्मोक है उस तरह से वीडियो बनानी है। ओए होए।
एक आपने सुना होगा, हम कहते हैं स्वैग बन गया है, स्वैग है, क्लब से स्वैग, बड़ा कर बिल्कुल। किया है हमारा। ओए होए। ऐसे ही है। अच्छा मलाइका, पिछले दिनों में हमने देखा है कि स्टूडेंट्स में खुदकुशी करने के बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बिल्कुल। तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं? अब देखिए, खुदकुशी तक बंदा अचानक से नहीं पहुंचता, बहुत सारे मराहिल होते हैं। इसमें घर की टेंशन है, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकता है, अदारे की तरफ से कोई टेंशन है, तो हाँ, मल्टीपल चीज़ों से गुजर के वो स्टेज पे आता है। शायद वो बता नहीं पा रहे बच्चे जिन्होंने खुदकुशी की है कि मसला क्या था, किस चीज़ से वो गुजर रहे थे। कोई रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी थे। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब लेके जाती है सुसाइड की तरफ, खुदकुशी के मामलात की तरफ। अच्छा मलाइका ये बताएं, ये जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमारी सोसाइटी में ये एक टैबू है, हम खुल के बिल्कुल। बात नहीं कर सकते। नहीं करते। ठीक है, वो भी एक वजह है इसका, मतलब इस आर्जे में मुब्तला होने की, बहुत ज़्यादा। कि हम खुल के बात नहीं कर अब सकते, ना स्टूडेंट घर हैं, में ना तालीमी इदारे में। अब स्टूडेंट है या कोई भी रिलेशनशिप में है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, फर्ज करें कजन्स में है, यूनिवर्सिटी में है, आपका कोई क्लासमेट है, आप किसी को बता नहीं सकते। आपका ब्रेकअप हो गया है, आप उसमें क्या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आप खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं जब आप किसी को बता नहीं पाते। हाँ। दूसरा, जब आपको बार बार एक बंदा हर्ट कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, उसमें है, तब आप खुदकुशी की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन, इस तरह के सही। मसाइल की तरफ जाते हैं। हाँ। और इसको मेरे ख्याल से डिस्कस करना चाहिए। अगर आप घर वालों से नहीं कर सकते अच्छा, तो किसी आफ्टर साइकोलॉजिस्ट डिस्कशन से भी करें। मलाइका, ये जो एक सुनने में टॉक्सिक रिलेशनशिप है जी, ये अभी पिछले 2-4 सालों में सारे रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक हो गए हैं। पहले ये Toxic हो टॉक्सिक गए। नहीं हुआ करते थे बिल्कुल अच्छा। भी, अब अचानक पता चला है। ये कौन डिसाइड करेगा कि इस तरफ से टॉक्सिक है, ये इस तरफ से टॉक्सिक है? वो उसको टॉक्सिक कह रहा है, वो उसको टॉक्सिक कह रहा है। ये जो आपने बात की, ये हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में ज्यादा ब्लेमिंग क्या होता है कि वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। हाँ, जब शादी से सारे पहले, रिलेशनशिप्स में होता है। नहीं, शादी से पहले वाले में तो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखा जाता है, केयर की नहीं तो वो जाती है। ब्रेकअप हो जाता है, फिर क्यों? आखिर ब्रेकअप किसी वजह से ही होता है ना। शादी से पहले वाले रिलेशनशिप्स में भी जो ब्रेकअप होता है वो इसी वजह से होता है ना, कि एक दूसरे को टॉक्सिक रिलेशन होने का वो दावा करते हैं। अच्छा, ब्रेकअप्स के जो जब मियाँ मैंने बीवी में तो यही होता ना कि जब कोई तीसरा बंदा इनकी बात सुनता ना, हाँ। उनको दोनों पे तरस आ रहा होता है। तो हमें ऐसे दोनों ही है। जाती हो रही। ऐसे ही है मेरे ख्याल से। हमारे पास केसेस आते हैं मियाँ बीवी के, उसके सुनो उसको लगता है उससे ज्यादा सच्चा है ही कोई नहीं, हाँ। बीवी की सुनो उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं लगता। नहीं, एज साइकोलॉजिस्ट आप बताएं ना कि कहाँ पे ब्रेक लगानी चाहिए, टॉक्सिक कहाँ मेरे ख्याल से अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो टॉक्सिक नहीं होता वो। हम टॉक्सिक कह देते हैं कि अच्छा उसने डांट दिया तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो यही गया, मैं पूछना चाह गुस्से रहा से बात कर दी है वो टॉक्सिक हो गया। ये टॉक्सिक नहीं होता। आप अच्छा चलें, ये भी बताइएगा कि शादी से पहले जो भी ताल्लुक रिश्ते होते हैं, वो जब ब्रेकअप हो जाता है, उस ब्रेकअप के ट्रॉमा से निकलने का आसान नुस्खा क्या है किसी के लिए? अच्छा, उससे निकलने का सबसे पहले तो ये हल है कि अपने घर वालों के साथ, जो अपने क्लोज वन दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा राब्ता बढ़ा दें, अपनी रूटीन को मजीद थोड़ा बिजी कर लें, अपने आप को किसी काम में मसरूफ रखें, ताकि वो जो एक ब्रेकअप वाली जो फीलिंग है उससे आप निकल सके। और मेरा जो मशवरा ये है कि घर वालों से शेयर या करने कोई के नई मसरूफियत तलाश कर लें, बिल्कुल कोई चीज सीखना यानी शुरू नई कर दें। मसरूफियत मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं आगे फिर बंदा उठो तंग हो गए। नहीं, वो फिर दोबारा मसला बन जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी ब्रेकअप की सिचुएशन से निकलने के लिए हमें उस शख्स से राब्ता बिल्कुल तोड़ देना चाहिए? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब एक ब्रेकअप हुआ है आपका, आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं बार बार, हाँ। उसका सोशल मीडिया जाके चेक कर रहे हो उसने अब कौन सी पिक्चर अपलोड की है। हाँ, अब उससे क्या हो रहा है, आपका जख्म स्टॉक कर रहे हैं उसको। जख्म बार बार ताजा हो रहा है जो आपका ब्रेकअप वाला, तो कंप्लीट आप खत्म कर दें। जी, Relationships तो करें। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, शॉर्टकट की तलाश। ऑप्शन नंबर 2, सोशल मीडिया की मसनूई दुनिया को फॉलो करना। ऑप्शन नंबर 3, दूसरों को देखकर हसद करना। ऑप्शन नंबर 4, मेहनत के बगैर कम वक्त में सब कुछ हासिल करने की ख्वाहिश। फोर्थ ऑप्शन है, जितना मैंने देखा है। कि बहुत ये है कि मेहनत नहीं करनी पड़े, बस पैसे मिल जाए, किसी भी तरह बस पैसे हासिल हो जाए हमें। सही। वैसे जुनैद भाई, मैं आपको ना ये ब्रेकअप से निकलने का एक नुस्खा बताऊं, बताएं। झटका तीर बाय हदफ, ऐसे लगेगा जाके जैसे सीधा निशाने पे तीर लगता है। बताएं। क्या? अपने मोबाइल का कोड खोल के रख दियो, खुली किताब। ते जे ओदा फोन आ जाएगा, ओ यार प्लम्बर तो ऐसे लगे वो फोन आ रहा है। और जितने भी प्लम्बरों के नाम के ऊपर नाम फीड किए हुए हैं ना, सब प्लम्बरों के नाम प्लम्बरी कर दें। अच्छा मलाइका, आप तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो अगर फिजिकली मुलाकात नहीं होती तो आप ये सोशल मीडिया पे काउंसलिंग से आप मरीज का इलाज कर सकती हैं?
बिल्कुल कर सकती हूँ और हाँ। मैं कर भी रही हूँ। मेरे सही। पास आउट ऑफ कंट्री के भी पेशेंट हैं, उसमें आपकी वीडियो कंसल्टेशंस होती हैं। इसमें यही होता है कि आप फिजिकली सामने बैठे हो, वही फील होती है। हाँ। तो इस तरह से भी इलाज मोस्टली लोगों का हो रहा है और मैंने काफ़ी हद तक पेशेंट्स इस हद तक ठीक भी देखे हैं इस तरीके से। तो Recover जब आप होते हैं। सोशल मीडिया पे इलाज करती हैं तो सोशल मीडिया के जो वाईफाई का बिल है वो भी चार्ज करती हैं पेशेंट? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, चलो वो मेरे शुक्र। ख्याल से फीस में पूरा हो जाता है। अच्छा मलाइका, अभी हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं। हाँ। बड़े मायूस चेहरे और बड़ी उनकी बेरौनक सी आंखें हैं। बहुत इसकी क्या ज़्यादा। वजह है? अच्छा, इसकी वजह ये है कि पेरेंट्स ने बड़ा कंपटीशन कर दिया है बच्चों में। सही। उस कंपटीशन में आगे बढ़ते बढ़ते अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, उसको हाँ। वहीं से कह देते हैं कि इतने ग्रेड इसके आने चाहिए। आने चाहिए। आपके फलाने रिश्तेदार के इतने आए थे, आपके क्यों नहीं आए? अब बच्चे ने इतना प्रेशर जब लेना शुरू कर देना बचपन से ही, तो वो किस साइड पर जाएगा? डिप्रेशन में, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, हर टाइम हाँ। उसको मसला होगा मतलब कि इस बात की तो समझ आती है ना कि उनके अंदर कंपटीशन रखा हुआ है जी। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कवाली नाइट सुनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मतलब 12-12 साल के बच्चे ने हाँ, हाँ। जो कवाली नाइट में जो कह रहे हैं ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, तेनू केड़े जख्म लग गए ने, किताबां तेनू दे। केड़े जख्म लग गए। और आजकल तो हमें तो यही पता ना कि बच्चे को हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या दुख हो सकता है कि जी मुझे एक बोटी कम मिली। हम जब छोटे छोटे थे हम तो यही कहते थे ना कि जी देखो जी अब्बे ਨੂੰ 4-5 बोटियां पा दिया, सानू एक पा गई। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ। और ऐसे बेचारे बापों को अपने बेटों को निकाह नामे अपने दिखाने पड़ते थे। ये देखो बेटा मैं इस घर में बाप लगा हूँ, और ऐसी नाखलफ औलाद है आगे से कहती थी अब्बा इस निकाह नामे में 4 गवाहों का जिक्र है, 5 बोटियों का तो कहीं नहीं कर रही है। कल दिन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। रोशनी ढूंढ के लाना कोई मुश्किल तो न था, रोशनी ढूंढ के लाना कोई मुश्किल तो न था, लेकिन इस दौड़ में हर शख्स को जलते देखा। बहुत अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਾ था। ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उम्मे रुबाब है और मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। जी नदियों पार रांझण दा थाना, नदियों पार रांझण दा थाना, कीता कोल जरूरी जाना, कीता कोल जरूरी जाना, हो मिन्नतां करा मैं मल्ला दे नाल, मन अट के आवे परवाह दे नाल, मन अट के आवे परवाह दे नाल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਥਾਣਾ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਕੋ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲੇਗਾ। जी थैंक यू सर। कुकाड़ा की तहसील दीपालपुर के एक छोटे से गांव मंचरिया से आपकी मरहूने मिन्नत तशरीफ़ लाए। आपके नाम आहा मैं सारे दी सारी डोला, आहा तैथू सदके वारी डोला, वाह वाह। तैथू जित के मैं की लेना, जा मैं तैथू हारी डोला, वाह। क्यों आखे कोई दो वे सोना, हाँ। तू मेरी खुशबू वे सोना, ओहो। खबरे मैं भी सोना लगा, जट को कोल खलो वे सोना। आहा बहुत अच्छे। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। जी गौर से सुनिएगा, वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाएं तो एक मोतबर रिश्ता बन जाता है? मोतबर है या नहीं है ये पता नहीं, आप डिपेंड करता है हर घर पे अलग। एशिया का मुल्क है। और रिश्ता ददियाल की तरफ से बनता है। चले और बता दो, चले फीमेल रिश्ता है ये भी बता दो। हाँ। चले कितने रह गए फीमेल रिश्ते ददियाल में होते हैं? जी ताइवान ताई। दुरुस्त ताइवान जवाब। ताई। बहुत सारी तालियां। अरे वाह, बड़े हसीन और ज़हीन लोग मौजूद हैं आज तो। जी। क्या कहने। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नायाब है और मैं जो है वो एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। आइए। जी। सुनिए जे तेरे नाम, सुनिए जे तेरे नाम, दगा में कमामा, तेरा बकरी में मर जामा, हाय वे अल्लाह दीसों में मर जामा। थैंक यू। आप बहुत अच्छा गाती हैं ना यार। अगर आप रेशमा को गाएं तो आपकी आवाज बहुत सूट करेगी। एग्जैक्टली, क्या बात। सहराई आवाज का टच है। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाएं जरा, लंबी जुदाई आता है वो? लंबी हाँ, देखा? जुदाई 4 दिनां दा प्यार और बाबड़ी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और बाबड़ी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू। बहुत अच्छा। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मुर्तज़ा हसन है और मैं फैसलाबाद से हूँ। फर्स्टली आई एम ए बिग फैन ऑफ जुनेद साहब आपका। सर इस सहाफ़त के मुश्किल तरीन दौर में जिस तरह आप न्यूट्रल और दिलेर सहाफ़त कर रहे हैं सर, आपको सल्यूट है सर। सर नौजवानों के मायूसी पर सर मेरा एक ना पंजाबी शेर है। जी। आप काम क्या करते हैं? सर मैं मुनार ग्रुप में एज ए एडमिन मैनेजर हूँ सर। जी सर, नौजवानों के मायूसी पर सर है ना एक पंजाबी शेर है। सुफने टह गए छोटी उम्रे, रोने पै गए छोटी उम्रे, छावां चुभन धुप्पां वांगों, कित्थे बह गए छोटी उम्रे, ना जाने केड़े रस्ते आए सी, लुट के लै गए छोटी उम्रे। सर मेरा क्वेश्चन सर आपसे, सर आजकल कुछ नौजवान मायूस होकर या पैसे के लालच में डंकी लगाते हैं। मेरे सर अपने गांव फैसलाबाद से 2 लड़के सर समंदर में जान बहक हुए हैं सर रिसेंटली, तो उनके बारे में सर आपके मैं कुछ ना कमेंट्स चाहूँगा कि ये क्यों है और इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए सर। मेरा ख्याल पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था। ये देखें जी, जहाँ तक डंकी का कल्चर है इसकी रोकथाम तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन लोगों को भी थोड़ी अकल करनी चाहिए। कई बार हम जिक्र कर चुके हैं अपने शो में कि जितने पैसे लगा के आप डंकी लगाते हैं, यानी अब सीधी सीधी बात है, सच्ची बात यह है कि 90% चांस है कि आपने रास्ते में ख़त्म हो जाना। 10% चांस लेके आप 40 लाख रुपया लगा के आप जाते हैं, खुद मौत का इंतखाब करते हैं अपने लिए। तो वही 40 लाख में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अच्छा खासा कारोबार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सीधी सीधी बात है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। सीधी सीधी बात, जितने पैसे लगते हैं और मौत के मुंह में जाना यार, उससे कम आप रिस्क लेके और उससे कम पैसों में आप पाकिस्तान में कोई भी काम शुरू कर लें। आपने पहले दिन ये जो मियां मंशा बनने के ख्वाब है ना, ये छोड़ दें बस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले 2-4 साल मेहनत के साल हैं, वो कष्ट काटे आप। और वहां जाके कौन सा दरख्तों पे पैसे लगे होते हैं, वहां जाके बल्कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बेहतर है कि यहीं पे इन्वेस्ट कर लें। और मेहनत से डरते हुए बाहर नहीं जाती, उसी मेहनत से डरते हाँ सही बात है। बात तो ठीक है, अगर आपका पैसा जाया हो भी जाता है तो पैसा तो आप दोबारा कमा लेंगे, जान चली जाएगी तो कहाँ से लाएंगे। बहुत अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, समर अब्बास नाम है सर मेरा, लाहौर का रहशी हूँ सर, और बचपन से सर गाने का शौक है, तो मैं आपको भी सर गाने सुनाना जी। एक मेरे मंगदा मैं तेरी। बहुत वेरी नाइस। खैर हो तेरी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमशा खान है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा वाक़या आया हो जिसकी वजह से आपको अपना स्टेज शो जो है वो अधूरा छोड़ के जाना पड़ा हो? इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, क्योंकि लाइव कर रहे होते वो हैं जब आप एक बार लाइव कर रहे थे तो अजी इकबाल नामी बंदा, उसने आपसे उधार मांग लिया था, आपको वो छोड़ के जा। शुक्र है उधार वापस मांग लिया था। अब निकल गया, अब निकल गया। और आपने इसका मतलब मैं उधार देता हूँ। आपने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शो नहीं मुझसे हो रहा।
मुझसे नहीं show हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे मैं उधार देता हूँ, उधार लेने वालों की भी लाइंस लग जानी है, फिर आपने भागना है। नहीं, एक दफा ऐसा हुआ ना, हम लोग हाँ। ड्रामा कर रहे थे, सारी टीम ना डर गई। उन अच्छा। दिनों ना बहुत वाकयात होते थे इस तरह के ना, बदमाशों के, दहशतगर्दी के। एक बंदे के ना अपना चादर उसने ली हुई, सिर्फ उसने इतनी आंखें रखी हुई, वो ड्रामा ऐसे देख रहा है। अच्छा। ठीक है, और जब लोग हंस के हट जाए ना सारे, तो वो ऐसे ऐसे करे। ठीक है, अच्छा। सबकी जान निकली। हाँ, कि पता नहीं ये कौन कोई है। नहीं कि पता नहीं कौन है, की कर रहा है। हाँ। फिर ना उसने ऐसे करके ना हाथ ऐसे किया, तो ऐसे लगे जैसे इसके पास पिस्टल या गन है। अब और सारे डर गए। सही। अब कोई अंदर नहीं जा रहा, कहते यार तुम चेक करवाओ कौन है। हाँ। तो एक ना अंदर से चौकीदार को भेजा, वो उसके पास आया, हाँ। तो उसने उसको कहा कि वो कहता कि परे हो। वो भी परे हट गया। हाँ। उनके पता नहीं जैकेट पाई थले ने, हाँ। तो आया। अब जब ड्रामा खत्म हुआ ना, सारे अपना डरे हुए कि बाहर कोई नहीं जा रहा, तो वो गेट के बाहर ही खड़ा, तो ऐसे खोल के कहता तो ड्रामा बहुत अच्छा सी। मैं उन्हें पूछा, मैं यार कि तू चादर चुदर लपेट के इस तरह बैठा है की वजह? मैं ठंड बहुत लगती, मैं इसलिए इस तरह। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, ममनुआ कामों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो ख़वातीन से उनकी उम्र पूछना गालिबन पहले नंबर पर आता है, लेकिन जब ये मामला जायदाद मिलने का हो तो उम्र बढ़ाने की रेस कैसे लगती है, आइए आज आपको दिखाते हैं अपने मिनी स्किट में। सासू माँ बस कर दें, 3 माह हो गए हैं। सबसे पहले तो ये मामा क्या लगा रखी है, दामाद कम और बकरे ज्यादा लग रहे हो। पूरा मोहल्ला मुझे आपा आपा कह रहे हैं, तू भी सासू आपा बोल। तो आप पूरे मोहल्ले की सास तो नहीं ना है, मेरी तो सास हैं आप। ये तो तुझे लगता है बच्चू, पूरा मोहल्ला ज़हनी तौर पे तैयार था। तू क्या जाने, जिस दिन तेरे साथ मेरी बिटिया की बारात उठी थी ना जी, इस मोहल्ले में कितने घरों में सीली सिलाई शेरवानियों को आग लगी थी। कहना क्या चाहती हैं सासू माँ? रिश्तों के अंबार लगे थे मेरे लिए, और क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे लिए तो रिश्तों के लगे थे, काश माँ के लिए फरिश्तों के लगे, कसम से। हम भी जाएं अपने घर बैठे, 3 माह से तुम लड़के आके बैठी हुई हो यहाँ पे। उठ के देख, अगर अब ऐसी बात की ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। सासू माँ यही तो मेरा वादा है, मुझे कोई धक्के मार के निकाल नहीं सकता। हाँ, फिर तुमने मेरी अम्मा का धक्का नहीं देखा, ये रेलवे स्टेशन पास में है। अगर कभी खैबर मेल रुक जाए ना तो पहला फोन मेरी अम्मा आपा को आता है कि जरा आपा खाना वाना खा के आइए, धक्का लगाना है। नहीं तो अम्मा को ये क्यों नहीं कहते कि मुल्क की मैशियत को धक्का लगाएं? तेरी मैशत तो रुकी पड़ी है ना। तो अम्मा को ये बताओ, 3 महीने से मेरी मैशियत रुकी पड़ी है। हाँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ, जब तेरी मैशियत चल पड़ेगी ना तो आके ले जाइयो। जान, तुम्हारी वजह से मेरी मैशियत रुकी तो मेरी तेरे मुंह से जान कितना बुरा लग रहा है, जब जान कहता तो यमराज लगता है मुझे। अम्मा, हाँ, किसके पल्ले बांध दिया मुझे? इसके अम्मा समझा इसको। अरे उसे क्या समझाऊं, तू समझी थी जब तुझे समझाया था। बड़ी लैंड क्रूजर में बैठ के रोई, तुझे पड़ी थी इस मोटू की फटफटी पे बैठ के निकल जाती थी। अम्मा, इसमें भी मेरा क्या कसूर है? इसके मोटरसाइकिल की शीशे के ऊपर दिल बना के बड़ा समझती थी, बड़ा कोई राजकुमार फंसा लिया। तो अम्मा आप भी तो इतनी जालिम थी ना, उस दिल में तीर बना के आ जाती थी। क्या मामा लगाई हुई है, तेरे से 2 साल छोटी लगती है। आपा बोल आपा। अच्छा आपा अम्मा, मैं कोई बेवकूफ नहीं, मैंने भी मच्छी देख के कूंडी डाली थी। ये बोलता था जब इसका दादा मरेगा ना तो लैंड क्रूजर मिलेगी। इसका दादा भी मर गया, इसका बाप भी मर गया, इसका ताया भी मर गया, इसका चाचा भी मर गया, इसका पूरा खानदान मर गया। अब 2 दिन ये भी हॉस्पिटल में रहता, फिर भी क्रूजर ना आई। मैंने एतबार कर लिया था ना। ये जिस तरह से तेरी जुबान चल रही है ना अम्मा के आगे, ऐसी लड़कियों का घर नहीं बसता। हाँ अम्मा, क्या पैसा ही सब कुछ है? हाँ, ये देख, तब तो कहती थी अम्मा कि मैं रूखी सूखी खा लूंगी। अबे गेंडे, मैं रूखी सुशी बोलती थी, वो जो जापान वाली होती है। अरे गरीब, सुशी सुशी, रूखी सूखी नहीं। चल बैठ जा उधर। ये बातें सुन के मेरे दिल को सुशी पहुंची होगी। अब मेरी बात फट क्यों नहीं जाता? तेरे भूखे दिल का चाट डालूं क्या मैं? अब बात सुनो, काम की बात पे आओ जी। इस लड़की को तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं।
क्या हुआ? शिकायतों का अंबार लगा पड़ा है। जब तक उन शिकायतों का अजाला नहीं हो जाता, लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। तो अम्मा मैं हर चीज तो इसको पूरी करके देता हूँ, शिकायत किस चीज की आ गई? हर चीज पूरी करके देता हूँ। अम्मा इसके गरीब गाने में दम घुटता है मेरा। सुन लिया, दम घुटता है। सबसे पहला मसला है ही यही। डिफेंस में जो 2 कनाल की कोठरी में मेरी बेटी को कैद कर रखा है ना, इसको लेकर दो 6 कनाल का फार्म हाउस, जहाँ पे उड़ती फिरे तितली की तरह, तितली की तरह। मैं जंगल में नहीं लूंगी। हाँ, जब बेचारी घर आती तुम्हारी कोठरी में से तो 2 दिन दम घुटकू, दम घुटकू। डन हो गया। मैं अपनी बेगम के लिए कजाफी स्टेडियम को छुटवा लूंगा। फ्लड लाइट लगी हुई है, कितना मजा आएगा। हमें लाइटिंग करने की भी जरूरत नहीं बेगम। जब भी मैच होगा हमें वो कहेंगे पाइन जरा मुझे साइड से करो। अबे भीख मंगे, जगह तो अच्छी सिलेक्ट कर ले। देख अम्मा, कजाफी स्टेडियम सब तो महंगा ही, 5 लाख रुपए रेंट ही। जान जब हमारी लड़ाई हुआ करेगी ना, हमें अम्मा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 3rd अंपायर से फैसला ले लिया करेंगे। देख अम्मा दिन रात तेरे लिए प्लानिंग करता है। अम्मा उधर खड़ी होकर कह रही होगी रिव्यू दो मिनट। अरे लड़के बात सुन ले जी। तुझे कब्र तक जब तक ना पहुंचाऊं मैं दम ना निकालूं अपना। अम्मा इसके घर में जो दूध आता है ना वो खालिस नहीं होता, और इतना कम होता है कि मैं 1 कप चाय पी सकती हूँ। आए मैं मर गई, मेरी वो बेटी दूध को तरस रही है जो गाय भैंसों में पल के बड़ी हुई। अम्मा तबेले में बोल, तबेले में। अम्मा मुकर्रर ये जुमला दोबारा कहिएगा। भैंसों वाली बात नहीं, वो जो आपने कहा था हाय मैं मर गई। देखा इसकी दिल की ये ख्वाहिश है अम्मा। जान मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अकेली औरत कितनी देर जिंदा रह सकती है। अरे बेटा अकेली हूँ इसलिए तो जिंदा हूँ, मेरा तो दिल लगा रहता है। अरे सुन लो, एक भैंस घर में रखो, फिर दोनों भैंस भाई मेरी बेटी का ख्याल रखो। डन हो गया जी। मैं जुनेद सलीम साहब को कहूंगा कि अपनी वाली साइड से 5 भैंसे ले दें हमें। ना क्यों? अरे रावी की साइड पे तो चोरी की भैंसियों में है। ठीक है, डन हो गया अम्मा। तीसरी शर्त बताएं। एक शिकायत ये भी है, मेरी बेटी को खटारा फोन लेकर दिया हुआ है। जब भी बात करती है किसी से शाय शाय की आवाज आती है, लोग मुझे शिकायत करते हैं। शाय शाय की आवाज? तो अम्मा मैं उसमें ना रेखा की आवाज भर दूंगा। वो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। अबे फुकरे, नाराज ही हूँ, सस्ता मोबाइल लेके दिया हुआ है मुझे। अरे बात सुनो, सितारा पीरोमैक्स पे बात डन होगी। सितारा? और एक नहीं, 2 एक अम्मा का, एक बेटी का। अम्मा ये तो होगी, अब मैं ले जाऊं अपनी वाइफ को? लो एक मेरी फाइनल शिकायत सुन लो। अब क्या अम्मा? जो पुरानी वाली जी करोला पे मेरे घर में घुसती है ना, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा के रख दी मेरी। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी बदली करो अपनी। अम्मा अब कौन सी लूं? टैंक 500 लो। टैंक? बेटी ने मेरे साथ जाना है या बॉर्डर पे जाना है? अम्मा टैंक पे तो ठा बुरी बात अम्मा। अबे टैंक, तेरे जहन में टैंक ही आएगा ना। टैंक 500 गाड़ी होती है, नहीं आई है मार्केट में। हाय मैं सदके जाऊं अपनी अम्मा के, दूसरों को ठगने में कितनी अपडेटेड है तुझे ये भी पता है? 500 गाड़ी दूसरों को ठगने में नहीं, लड़की दी है अपनी लड़की। अम्मा अब कोई एरोप्लेन वगैरह रह गए तो वो भी ले लें। चल बे छोड़, वो जिन्होंने लेना था ले लिया है। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये रिश्तों में दरार कब और कैसे पड़ती है। सियाने कहते हैं जब कोई ठीक से समझा नहीं पाता और जब कोई ठीक से समझ नहीं पाता। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।